आज का वीडियो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर होने वाला है। किसी ने कमेंट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाओ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मतलब आपको ना मतलब रिग्रेट फील नहीं करोगे कि आपने कि ये क्यों देखा, ये वीडियो क्यों देखा। आप मतलब बहुत ही मतलब मजा आएगा आपको। अगर आपको पता है तब तो अच्छा है। देखिए वीडियो में क्या रहेगा ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको पता है कि ax इक्वल टू बी ऐसा लिख देते हैं। फिर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होने से सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने से ये इक्वल हो जाता है, इनकंसिस्टेंट मतलब ये नॉट इक्वल टू जब होता है तब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सब बस बोला जाता है। आज हम लोग बस बोलेंगे नहीं। आज हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करके ये सब समझाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, लेकिन मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं है कि अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं इस चीज को। मुझे तो एटलीस्ट नहीं बोला। अगर आपको पता है तो वेरी वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सच में आप रिग्रेट फील नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा फील आएगा आपको। आपको एक नया थिंकिंग मिलेगा कि अच्छा ओ ऐसा भी सोच सकते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस आता है। और ये सब को भी हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से तो रिलेट कर दिया। उसके बाद हम लोग और रिलेट करेंगे, वन वन ऑन टू से रिलेट करके आपको बोलेंगे कि यूनिक कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है। ये सब लास्ट में बोलेंगे। वीडियो में आज बहुत कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चंस नहीं रहेगा। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि थोड़ा मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा ना, तो थोड़ा मतलब वीडियो लंबा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप बीएससी, एमएससी, जैम, नेट, गेट एक्सेट्रा देने की सोच रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिक्स में आपको ना लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तक तो आपको अच्छे से आना है, समझ में आना है। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कराया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो वहां पे एक्सप्लेन किया भी हुआ है अच्छे से, तो आप देख सकते हो। आई टैब में लिंक दिया हुआ रहेगा। अभी देखिए वेक्टर स्पेस, डायमेंशन, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और मैं आपको ऐसे कुछ चीज बोल देता हूँ जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे, उसको मैं एक मैट्रिक्स बना पाऊंगा। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वीएनएफ टू वीएमएफ, मुझे कोई एक बेसिस दे दे तो उसकी हेल्प से मैं एक मैट्रिक्स बना दूंगा। देखिए एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने, है ना। सिमिलरली उल्टा होता है सॉरी, अगर कोई भी मैट्रिक्स दे मुझे, यहाँ पे मैंने m क्रॉस n मैट्रिक्स लिया, तो मतलब n कॉलम्स है, C1 C2 C3, यहाँ पे n कॉलम्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो वहां से मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाऊंगा। ऐसे करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, देखिए m क्रॉस n है ना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा FNF टू FMF। ये आप ध्यान देना। ओके, अभी एक स्पेशल कनेक्शन है, एक स्पेशल कनेक्शन है। जब मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट हो जाता है ना, तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बन गया, तो रेंज स्पेस भी होगा, कर्नल स्पेस वैसे वगैरह वगैरह होगा। तो जो रेंज स्पेस होता है ना, उसको हम लोग मैट्रिक्स से निकाल पाएंगे। मैट्रिक्स का कॉलम्स रहता है ना, ये C1 C2 C3 Cn कॉलम्स है, तो उस कॉलम्स का मैं लीनियर स्पैन कर दूंगा, ये L ऑफ C1 C2 Cn करके मुझे रेंज स्पेस मिल जाएगा, आरडी मिल जाएगा मुझे। ये एक स्पेशल कनेक्शन है इन दोनों के बीच, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एलएस क्या होता है मैं एक बोल देता हूं। एलएस मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एस। यहाँ पे देखिए C1 C2 Cn एक सेट है, उसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस बन के एक सेट बनेगा। वो जो सेट है वो मुझे आरटी बन जाएगा। ओके, ये एक स्पेशल कनेक्शन है जो आपको ध्यान देना है। ये आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वहां से आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता ना, आप अभी बस ये समझ लो, मतलब ये मतलब मान लो कि ऐसा होता है। ठीक है, रेंज स्पेस ऑफ टी इज लीनियर स्पैन ऑफ ऑल द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, वेयर सी आईज आर एम टबल्स। ओके, ये तो पता ही है। अभी यहां से मुझे क्या समझ में आया, दैट इज कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स स्पैन द होल रेंज स्पेस, है ना। यही तो मैंने लिखा कि कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पैन द होल रेंज स्पेस। पूरा रेंज स्पेस मिल जाएगा मुझे, ये आरटी मिल जाएगा मुझे। एंड हेंस क्या मिलेगा, एंड हेंस डायमेंशन ऑफ आरटी को हम लोग रैंक ऑफ टी बोलते हैं। ये तो पता है आपको, डायमेंशन ऑफ आरटी। डायमेंशन क्या होता है, उस रेंज स्पेस का बेसिस में कितना एलिमेंट्स रहेगा उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो अभी बेसिस क्या है, बेसिस मतलब वो एलिमेंट्स जो उस स्पेस को स्पेन कर दे और साथ ही साथ
वो एलिमेंट्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, मैं बहुत एकदम स्लोली समझा रहा हूं। ओके, आरटी क्या है? रेंज स्पेस। रेंज स्पेस को मुझे मिल गया कि कौन कौन स्पेन कर रहा है, C1 C2 C3 Cn स्पेन कर रहा है। लेकिन बेसिस होने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना भी तो जरूरी है। तो मैं अगर चेक कर लूं कि C1 C2 Cn में कौन कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा मतलब बेसिस में कौन कौन रहेगा मिल जाएगा। मान लेते हैं कि C1 C2 और यहाँ पे C5 तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना? तो मुझे रैंक क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। वही तो मतलब मुझे स्पैन भी मिल गया और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी कौन कौन हो रहा है मिल गया, तो मुझे रैंक मिल जाएगा। तो यही लिखा है, डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी इक्वल टू, और रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ये दोनों सिमिलर है। आप ट्रांसफॉर्मेशन का बात करो और मैट्रिक्स का बात करो, सेम है। रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ ए सेम बात है। एंड रैंक ऑफ ए कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन C1 C2 Cn, क्योंकि रैंक ऑफ ए मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, और रेंज स्पेस में ये सब एलिमेंट्स तो स्पेन करता है। लेकिन सिर्फ स्पेन करने से तो नहीं होगा ना, बेसिस नहीं बन जाएगा ना, लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा। तो मुझे बस चेक करना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट कौन कौन है। जितना लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा उतना नंबर आपका रैंक हो जाएगा, है ना? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये बस बेसिक चीज है जो मैंने एक बार फिर से बोल दिया, ये यूज होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो समराइज यही है कि मैट्रिक्स का बात करो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बात करो, दोनों ही सेम चीज है। मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग नहीं है। मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स आ जाता है। हो गया, ये था बेसिक। अभी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आते हैं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन हम लोग को पता ही है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो फॉर्म है, एक तो एक मैट्रिक्स फॉर्म है और एक ये है एक्सप्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट फॉर्म, और ये हम लोग को 11 12 में ये हम लोग को मिलता है कि यहाँ से हम लोग एक मैट्रिक्स बना पाते हैं। तो वही देखिए, एक मैट्रिक्स है बी, एक आपका वही वेक्टर है वी टी बिलोंग्स टू एफ एम एफ, देन फॉर अननोन्स एक्स इक्वल टू बी, ऐसे निकले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसी को ही ए को मैंने ऐसे करके ब्रेक करके लिख दिया, ये एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बनेगा। देखिए, एम इक्वेशंस एन अननोन्स, और ये अननोन्स है एक्स वन एक्स टू एक्स एन, और ये आपको दिया हुआ रहेगा वही B1 B2 Bn mm करके। और इसी को ही हम लोग अगर ये ब्रेक कर देना, देखिए ये m क्रॉस n है ना, m क्रॉस n, और ये क्या रहेगा n क्रॉस 1। तो ये क्या, देखिए m क्रॉस 1 सेटिस्फाई हो रहा है, m क्रॉस n n क्रॉस 1, तो m क्रॉस 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख दिया A11 X1 ब्ला 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 ब्ला, ऐसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? m इक्वेशंस एंड n अननोन्स। वही, ये एक दो फॉर्म है बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आइदर आप x इक्वल टू बी लिखो, या आप ऐसे बड़ा करके ऐसा करके लिखो, दोनों ही सेम बात है। तो हम लोग ऑब्वियसली छोटा वाला ही लिखेंगे, कौन मेहनत करेगा इतना, बड़ा कौन लिखेगा। जहां पे एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n और b एक आपका कॉलम वेक्टर है m क्रॉस 1, यही आपको बस समझ में आना है। ये डेफिनेशन में तो क्या ही बोलूं। अभी देखिए मेन बात, टास्क क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे देखिए आपको ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ जाएगा, तो काम क्या है, मुझे x1 x2 xn निकालना है, ये सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला। तो वही पॉइंट्स में लिखा हुआ है, देखिए, इफ वी आर गिवन m इक्वेशंस इन n अननोन्स, दैट इज दिस, वी आर आस्क्ड टू फाइंड एन n टपल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ये सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x1 x2 xn कौन है ना? यही है बस। और वही सिमिलरली अगर मुझे x इक्वल टू बी दिया जाए, जहां पे a आपका गिवन दिया हुआ रहेगा और b भी आपका दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको बोलेगा कि x निकालो। वही, when we are given m equation n unknowns blah 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 and the system of equation is converted into matrix form ax equal to b, मतलब a आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ जाएगा, b आपको ये दिया हुआ जाएगा, we are asked to find x with known a and b to satisfy 1। ओके, a दिया हुआ जाएगा, b दिया हुआ जाएगा, आपको x निकालना है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैंने आपको क्या बोला था थोड़ा पहले कि मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही सेम चीज है ना? जैसे यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ टी, उसको मैं रैंक ऑफ ए भी बोल सकता हूं। तो एक्स इक्वल टू बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक मैट्रिक्स है ना, तो इसको मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स इक्वल टू बी। क्या मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, ये आप बोलिए। हाँ मैं लिख पाऊंगा। कोई भी अगर मैट्रिक्स है मेरे पास m क्रॉस n, मैं यहां से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना दूंगा, एफ एन
टू एफ एम। ये मैंने बोला था m क्रॉस n होने से ऐसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एफ एन टू एफ एम, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना दूंगा। तो x इक्वल टू बी को मैं एक tx इक्वल टू बी बना दूंगा अभी। तो मतलब क्या है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ जाएगा और आपको b दिया हुआ जाएगा, आपको क्या निकालना है, x निकालना है, वही सेम बात। तो आप ऐसा सोचो, अभी मैट्रिक्स भूल जाओ, मतलब आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, एक फंक्शन है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ जाएगा और आपको b दिया हुआ जाएगा, आपको बोलना है कि t ऑफ व्हाट इक्वल टू b। वही अभी देखिए फंक्शन से आपको समझाता हूं। जैसे ये एक फंक्शन है, छोटा फंक्शन 1 2 3 डोमेन में और कोडोमेन में एबीसी। ये अभी आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, मैं आपको पूछता हूं कि f ऑफ क्या इक्वल टू a होगा, बोलिए। आप इजीली बोल पाओगे कि ओ a में तो 1 जा रहा है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू a हो जाएगा। अभी देखिए फर्स्ट थिंग, फंक्शन को ऑन टू होना क्या जरूरी है, नहीं है। यहाँ पे ऑन टू हो रहा है, देखिए एबीसी ठीक है, सबका प्री इमेज है तो ऑन टू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे ए बी सी है, डी खाली है, तो ये ऑन टू है क्या, नहीं है। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ व्हाट, मतलब फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे डी भी दिया हुआ है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ व्हाट इक्वल टू डी। आप बोल पाओगे क्या, आंसर क्या होगा? यहाँ पे नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें एक्स का वैल्यू है ही नहीं, नो वैल्यू, क्योंकि डी में कोई जा ही नहीं रहा, डी में कोई जा ही नहीं रहा, तो इसमें वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए अगर फंक्शन ऑन टू है तो आप मतलब हमेशा x का वैल्यू निकाल पाओगे, और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, तब आप x का वैल्यू निकाल निकाल पा भी सकते हो, नहीं भी पा सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, जैसे ये ऑन टू नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूं एफ ऑफ व्हाट इक्वल टू ए, बताइए एफ ऑफ व्हाट इक्वल टू ए। आप बोल दोगे कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू है, हाँ, लेकिन मैंने जब आपको पूछा कि एफ ऑफ व्हाट इक्वल टू डी, आप नहीं बोल पाओगे। तो फंक्शन ऑन टू नहीं होने से एक्स, तब मतलब एक्स का वैल्यू निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो वही मतलब फंक्शन का बात ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक टाइप का फंक्शन ही है ना। ये देखिए आर एन टू आर एम एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां से आपको कोई एक बी दे देगा आपको, फिर आपको बोलेगा कि आप टी ऑफ वाट इक्वल टू बी निकालो, वही वो एक्स निकालो, ये एक्स निकालना है आपको। ठीक है, ये था फर्स्ट रिलेट करने का, कि हम लोग मैट्रिक्स को नहीं सोच के हम लोग एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सोचेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, नंबर 3, सॉल्विंग x इक्वल टू बी और फाइंड x विथ नोन a एंड b इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग, मैंने जो बोला देखिए, इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग प्रीमेज ऑफ b अंडर नोन t। मतलब आपको t दिया हुआ गया है और आपको पूछ रहा है कि b का प्रीमेज कौन होगा, है ना, वही तो पूछ रहा है ना। मतलब x का वैल्यू निकालना है, x क्या है, एक प्री इमेज ही तो है b का। ठीक है, ये तो आपको समझना है, एटलीस्ट प्री इमेज तो आपको पता है ना, आई होप। तो समझ में आया कि नहीं? मतलब x का वैल्यू निकालना है, इसको मैं कैसे बोलूंगा कि इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग प्री इमेज ऑफ b अंडर नोन t वेयर t इज दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू a। वही a से आपको मैट्रिक्स दिया हो जाएगा, वहां से मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया, तो सॉल्व करना मतलब मैं अभी क्या समझूंगा, सॉल्व करना मतलब मैं समझूंगा कि b का प्री इमेज है कि नहीं। वही मुझे चेक करना है कि b का प्री इमेज है कि नहीं, b का प्री इमेज है कि नहीं, मुझे ये चेक करना है। ये सॉल्व करने का मतलब ये है। अभी देखिए कोई भी a दिया हुआ जाएगा, a से मैंने t दे दिया, कोई भी b दे, मुझे वही t ऑफ समथिंग इक्वल टू b टू फाइंड x, यही है मतलब। मैंने अभी रिलेट कर दिया आपको ट्रांसफॉर्मेशन से। अभी कुछ कुछ डेफिनेशन है। इफ x का वैल्यू मिल रहा है देन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। इफ x का वैल्यू नहीं मिल रहा है देन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ये डेफिनेशन दे दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं? वही ओके। अभी देखिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से तो रिलेट कर दिया, बस रिलेट किया। अभी देखिए अभी और एक डेफिनेशन है, we say x equal to b is consistent और है solution। ये बोलने के पहले
मैंने एक बात बोला था पहले, देखिए क्या बोला था कि फंक्शन अगर ऑन टू हो, फंक्शन अगर ऑन टू हो तब हम लोग को हमेशा x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। और अगर फंक्शन ऑन टू ना हो तब हम लोग का मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यही बात अभी ये देखिए, वी से x इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट और है सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन कब रहेगा, जब मतलब प्री मैच रहेगा। इफ देयर एग्जिस्ट n टपल्स satisfying x equal to b, that is consistent if and only if b has pre-image under t। और b has pre-image under t मतलब क्या, b is in the range of t। वही देखिए, मतलब मैं मान लेता हूँ b यहाँ पे है, ये सेकंड वाला b है, तो यहाँ से b ये जा रहा है, ठीक है, ऐसा 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 करके ये एलिमेंट बी में जा रहा है, दो एलिमेंट बी में जा रहा है, तो बी तो ऑब्वियसली रेंज ऑफ टी में है ना। वही रेंज, रेंज मतलब आपको तो पता है फंक्शन का जो रेंज होता है, वही तो यही लिखा। समझ में आया कि नहीं? देखिए अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में ना आए ना, आप कमेंट करके बोल दीजिए ये नंबर 4 पॉइंट समझ में नहीं आया, नंबर 5 पॉइंट समझ में नहीं आया, ऐसे करके मैं ट्राई करूंगा समझाने। वही बी एस प्री इमेज अंदर टी, इसका मतलब वही बी इज इन द रेंज ऑफ टी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी को हम लोग ऐसे टी एक्स इक्वल टू बी करके सोच सकते हैं। वही अभी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैंने जो पहले बोला था बेसिक, एज द कॉलम्स ऑफ ए स्पेन द रेंज स्पेस ऑफ टी, ये मैंने लिखा था ना, एज द कॉलम्स ऑफ ए का जो कॉलम्स रहेगा वो आपका रेंज स्पेस ऑफ टी को स्पेन कर देता है। और उसको मैं एक सेट बना लेता हूं, एंड इफ एस इक्वल टू C1 C2 Cn ऐसे करके मैंने सेट बना दिया, सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। देन वही स्पेन द रेंज स्पेस ऑफ टी मतलब क्या है, आर टी इक्वल टू एल ऑफ एस। इसका मतलब ऐसा होता है, स्पेन द रेंज स्पेस ऑफ टी मतलब आर टी इक्वल टू एल ऑफ एस, ऐसा भी लिखते हैं। देन x इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ, मैंने वहां पे क्या लिखा है, b इज इन द रेंज ऑफ t और b हैज प्री इमेज अंडर t इफ एंड ओनली b बिलोंग्स टू rt। रेंज ऑफ t मतलब क्या, b बिलोंग्स टू rt, और rt मतलब क्या है, ls है। तो क्या मैं ये लिख पाऊंगा कि इफ एंड ओनली इफ b बिलोंग्स टू l ऑफ s। मतलब यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि b इज linear combination of all the columns of A। मतलब Ax equal to B is consistent if and only if B depends on C1 C2 Cn। मतलब क्या है कि मैं अगर कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लूं, वहां में से मुझे B भी मिल जाएगा एक, बिलोंग्स टू मतलब क्या, मिल जाएगा मुझे, तो B इक्वल टू ऐसा मैं लिख पाऊंगा। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तो मैं अगर ऐसा सेट बना दूं C1 C2 Cn करके B को घुसा दूं, तो क्या ये सेट Li होगा या LD होगा, बताइए, Li होगा या LD होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना है अच्छे से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये LD हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो S इक्वल टू S यूनियन में अगर B घुसा दूं, ये LD हो जाएगा, Li नहीं होगा, Li नहीं होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो Ax इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ B डिपेंड्स ऑन दिस, B इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन C1 C2 Cn। देखिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नया बात नहीं है, कुछ बड़ा बात नहीं है, बस ऐसे मतलब मुझे तो पहले समझा नहीं कोई, वही बात है। वही ये देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बी बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी, बी इज इन द बी एस प्री इमेज अंडर टी, मैं बस वहीं से आपको रिलेट करा रहा हूँ कि ये सब आता है। तो ये समझ में आया कि नहीं, एस यूनियन बी इज लीनियरली डिपेंडेंट, दैट इज, अभी देखिए रैंक में हम लोग कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ ए कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन दिस, ऐसे निकालते थे ना। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए रैंक ऑफ डी, रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन दिस। तो अभी मुझे यहां से क्या पता चला कि मैं अगर एस में से बी घुसा दूं, तो ये बी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो अभी आप अच्छे से सोचिए कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस, मतलब एस में जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स रहेगा, और एस यूनियन बी, मतलब मैं अगर यहाँ पे बी घुसा दूं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा, ऑब्वियसली सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बी तो लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है ना, तो बी थोड़ी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नहीं है ना, डिपेंडेंट है। तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स सेम रहेगा दोनों में, एस में भी सेम रहेगा और एस यूनियन बी में भी सेम रहेगा। यहां से वो कॉन्सेप्ट आता है कि x इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, ऐसा करके लिखते हैं।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये देखिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए, और ये मतलब क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस यूनियन बी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वही ऑगमेंटेड ए करके ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ए आई जे को फिर B1 B2 BM लिख देते हैं। तो वही मैंने बस लिखा, वही डेफिनेशन से आ गया, देखा ना, डेफिनेशन से ही ये आ रहा है। लेकिन ये मतलब मुझे बहुत बाद में जाके पता चला, मुझे तो पता नहीं था। अगर आपको ये अभी आज समझ में आया ना तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करके बोलो, ठीक है, तो मुझे और भी मजा आएगा। अभी देखिए ये कॉन्सिस्टेंट के लिए था, कॉन्सिस्टेंट मतलब बी लिनियरली डिपेंडेंट है, मतलब बी का प्री इमेज है, इसलिए सब तो वहां से ही आ रहा है ना। देखिए बी प्री इमेज है तो बी रेंज ऑफ टी में है तो बी डिपेंडेंट है, तो इसलिए सेम हो रहा है। तो सब उल्टा सोचिए, अगर इनकॉन्सिस्टेंट हो मतलब बी का प्री इमेज नहीं है, मतलब बी रेंज ऑफ टी में नहीं है, मतलब बी लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तब ये मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी ये इक्वल नहीं हो सकता। तो Ax equal to B is inconsistent, sorry, Ax equal to B is inconsistent if and only if rank of A और rank of augmented matrix same नहीं हो सकता। ठीक है, मजा आया कि नहीं आपको ये बताइए। अभी मैंने जितना भी समझा है ना सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बस पॉइंट्स है और हम लोग को बस पॉइंट्स ही समझाया जाता है कि देखिए ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। Ax equal to B has a solution if and only if B belongs to column space of A। ये जो मैंने बोला था B belongs to range space of A, सेम बात है। फिर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये समझा दिया मैंने अभी। फिर देखिए बी इज लिनियरली डिपेंडेंट विद कॉलम्स ऑफ ए, क्यों हो रहा है मैंने बोला ना। फिर नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन दिस एंड नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन दिस, मतलब यहाँ पे बी घुसा दूं आर सेम, सेम रहेगा क्योंकि बी तो लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है ना, तो सेम ही रहेगा। और डायमेंशन भी सेम रहेगा, मतलब रैंक भी सेम हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बस एक्सप्लेनेशन था। अभी हम लोग वीडियो का लास्ट में आ गए हैं जहां पे हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे और लास्टली इंपॉर्टेंटली वन वन ऑन टू से रिलेट करके यूनिक कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, ऑन टू कब होता है, ऐसे ऐसे देखिए। एक से अभी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, ये डेफिनेशन है, ये आपको इजीली पता है कि होमोजेनियस कब होगा इफ बी इक्वल टू जीरो, नॉन होमोजेनियस कब होगा इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, ये हो गया। अभी देखिए होमोजेनियस सॉल्यूशन का, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आप ऐसे ही सोचिए तो मतलब मैथ्स वैस मत लगाइए। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होता है ना, x इक्वल टू जीरो मतलब a इंटू जीरो तो जीरो होता ही है हमेशा। तो वही होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। तो वही सॉल्विंग होमोजेनियस x इक्वल टू जीरो। अभी देखिए a x इक्वल टू जीरो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लिख पाऊंगा, t x इक्वल टू जीरो, टू फाइंड x। तो x को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, हाँ कर्नल स्पेस बोलते हैं ना, नल स्पेस बोलते हैं। तो वही सॉल्विंग होमोजेनियस ax इक्वल टू जीरो इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग नल स्पेस ऑफ t। वही आपको अगर ये पता इजीली समझ में आएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू a, हेंस ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि हमेशा हम लोग को पता है जीरो तो जीरो में जाता ही है, जीरो तो जीरो में जाता ही है, तो हमेशा कॉन्सिस्टेंट। अभी कुछ कुछ पॉइंट है देखिए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस एस इट इज द नल स्पेस ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू टी। नल स्पेस हम लोग को पता है एक सब स्पेस होता है, तो ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस हो ही जाएगा ना, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो एक नल स्पेस है, तो ऑब्वियसली ये एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट x इक्वल टू बी अगर नॉन होमोजेनियस हुआ तब उसका हम जब सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये मैंने लिख दिया s इक्वल टू x बिलोंग्स टू fn सच दैट x इक्वल टू b। अभी आप ये सोच के बोलिए कि ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं, मैं वीडियो में लास्ट में आपको ये बोल दूंगा, आप अभी बस सोचिए, पॉज करके सोचिए या जैसे भी सोचिए, आप बोलिए कि ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं, सॉल्यूशन सेट ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात सबसे, मैंने पहले समझाया था ना कि फंक्शन, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फंक्शन अगर ऑन टू हो तो हमेशा हम लोग को x का वैल्यू मिलता है, x का वैल्यू मिलता है। अगर फंक्शन ऑन टू ना हो तब हम लोग बोल नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यही मैंने लिखा कि इफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन टू देन x इक्वल टू बी इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए तो। देखिए ना मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया,
अगर ऑन टू हो तब तो हमेशा हमेशा आप कोई भी यहाँ पे बी दो, कोई भी बी दो, हमेशा मुझे प्री इमेज मिलेगा ना। और अगर हमेशा मुझे प्री इमेज मिले तब हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा। वही समझ में आना है आपको, ये बात बहुत ही सिंपल चीज है। कुछ कुछ टफ है क्या ये बताइए, आप टफ है क्या? एकदम सिंपल चीज है, लेकिन ऐसे रिलेट करके मुझे नहीं पता। वही मुझे बहुत मजा आया, मुझे मतलब पर्सनली मुझे पता चला कि ओ ऐसा भी तो होता है। तो वही मजा मैं आपको देना चाहता हूं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू हो तो हमेशा एक्स इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट, है ना, एक रिलेशन मिल गया ना। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट चीज, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है देन द सॉल्यूशन, देखिए कॉन्सिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मतलब सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन आता है कि यूनिक कब होगा? तो अगर कांसिस्टेंट है, सॉल्यूशन यूनिक तभी होगा इफ एंड ओनली इफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज वन वन। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे रहा क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी मैं देने जाऊं तो हो गया और काम। ठीक है, ये आपको मतलब हाँ पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के उसके पहले वहां पे मिल जाता है, फिर होमोमॉर्फिज्म ऐसे वैसे में मिलता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझिए कि कंसिस्टेंट है और अगर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन है तब हमेशा यूनिक होगा। ये बात आप यहाँ पे घुसा दीजिए, यहाँ पे घुसा दीजिए। ऑन टू है तो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, और अगर कंसिस्टेंट है एंड अगर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन है तब यूनिक आएगा हमेशा। अभी देखिए जैसे यूनिक मतलब वन वन मतलब क्या, नलिटी जीरो, ये हम लोग को पता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज वन वन मतलब नलिटी जीरो, और नलिटी जीरो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए एम क्रॉस एन, तो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा आर एन टू आर एम। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू नलिटी प्लस समथिंग रैंक। तो रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टी इक्वल टू एन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रैंक ऑफ टी इक्वल टू अगर नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए तो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन वन वन हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अभी समरी देखिए, समरी एक्स इक्वल टू बी एक मैट्रिक्स है। ए को हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, उल्टा हो जाता है, एफ एन एफ टू एफ एम एफ। ओके, ये अभी मैं सोच रहा हूं कि एम और एन दोनों अलग अलग है। अभी आपको अगर मैट्रिक्स दिया हुआ जाए, आप क्या करिए, उसका रैंक निकालिए। रैंक निकाल के आप देखो कि वो क्या आ रहा है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ रहा है, ये देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये ऑन टू है कि नहीं, क्योंकि एम और एन दोनों अलग अलग है। ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल टू एम आ जाता तब ये ऑन टू हो जाता, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, मतलब ऑन टू है कि नहीं मुझे नहीं पता। और अगर ऑन टू है कि नहीं मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम मे और मे नॉट बी कॉन्सिस्टेंट। मुझे नहीं पता ऑन टू है कि नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कॉन्सिस्टेंट होगा कि नहीं। ठीक है, ये समझ में आना है आपको। ये समरी में लिख देता हूं, अगर ऑन टू है तो हमेशा कॉन्सिस्टेंट, अगर ऑन टू नहीं है तो मे और मे नॉट बी कॉन्सिस्टेंट। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आना है, घुसा देना है दिमाग में। तो देखिए मैंने क्या निकाला, रैंक ऑफ इक्वल टू एन, आप बस चेक करो कि ऑन टू है कि नहीं। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि ऑन टू है कि नहीं, तो देयर इज अ सिस्टम मे और मे नॉट बी कॉन्सिस्टेंट, बट वेनेवर कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब कॉन्सिस्टेंट होगा हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ये देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू अगर एन हो जाता है तब यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, वन वन हो जाता है तो यूनिक हो जाएगा। वही ये भी लिख देता हूं, अगर वन वन है तो हमेशा यूनिक होगा। लेकिन ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, ऑन टू होना पड़ेगा, उसके बाद तो आपका वन वन का ऑप्शन आएगा ना। वही अभी देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू कर एम, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस मतलब ये देखिए एफ एम एफ, तो ये ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू हो जाएगा मतलब कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। देन आप कुछ भी बी दो मुझे, देन फॉर एनी बी बिलोंग्स टू एफ एम एफ एक्स इक्वल टू बी इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, बट मे नॉट बी यूनिक। मुझे नहीं पता ना वन वन है कि नहीं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी अगर m और n दोनों इक्वल हो जाए तब x इक्वल टू बी,
देखिए 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, तब सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ये आप देख लेना, एकदम इजी है। m इक्वल टू n मतलब ऑन टू हो गया तो कंसिस्टेंट हो गया, और इक्वल टू n भी हो गया तो ये यूनिक भी हो जाएगा। तो वही 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ये समरी था, ये आप अच्छे से समझ लेना। पहले आप चेक करो कि ऑन टू है कि नहीं। अगर ऑन टू है तो कंसिस्टेंट, और अगर ऑन टू नहीं है तो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मुझे नहीं पता। और अगर 1 1 है तो यूनिक हो जाएगा, अगर 1 1 नहीं है तब हम लोग को नहीं पता, इनफिनिट सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस 1 मिनट में मैं कराऊंगा आपको, ये यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यही कॉन्सेप्ट्स है ना। और मैं जो आपको पूछा था, ये देखिए x इक्वल टू बी नॉन होमोजेनियस होने से सॉल्यूशन सेट क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? आंसर इज नो, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो लाई ही नहीं करता ना। जीरो लाई करता है क्या? तो वेक्टर स्पेस में तो एडिटिव आइडेंटिटी होना है ना, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आप सच में यहाँ तक अभी होना मेरे साथ, तो प्लीज आप कमेंट में जाके मस्ती लिख दीजिए, ताकि मुझे एकदम अच्छा फील होगा कि अच्छा कोई तो देख रहा है मेरा वीडियो। और अगर आपको अच्छे समझ में आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और प्लीज फीडबैक देते रहिएगा। ये वीडियो को बनाने में सच में मेहनत लगा, मतलब ये देखिए कंटेंट लाने में थोड़ा टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो यही था, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके मैथ्स फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको सच में वैल्यू मिला ना, तो वही मेरे लिए, बस आप शेयर कर लीजिए, वही मेरे लिए काफी है। वही था। नेक्स्ट वीडियो में वही मैंने आपको बोला क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से। सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो। मिलता